हेलो ऑल, वेलकम टू मूव टू स्टडी। आज हम अपने चैनल पे सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले, और ये सिक्स क्लास की बुक है। बेसिकली क्लास सिक्स की सोशल साइंस को हमने आज कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसका पहला चैप्टर क्या कहता है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग हिस्ट्री से। और ये बुक आपकी प्राची प्राची पब्लिकेशन, बेसिकली प्राची स्मार्ट बुक फॉर स्मार्ट लर्निंग, ये बुक है उसकी। ये बेसिकली सीबीएसई बोर्ड्स में चलती है ये बुक। तो आज हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये क्लास सिक्स की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसके और भी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। द टर्म व्हेन मेंशन इन द टाइटल ऑफ द चैप्टर रिफर्स टू द टाइम। बेसिकली आप ये जानते ही होंगे, व्हेन आपका क्या है, व्हाट वेयर हाउ। इसको हिंदी में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कब कैसे क्यों। तो इसके बारे में ही हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइम फ्रेम अंडर स्टडी। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। इफ समबडी आस्क योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट वुड यू से। आपकी अगर कोई आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आप उसको यही बताएंगे जो यहाँ पे मेंशन है। आप अपनी डेट बताएंगे, जो आपका मंथ होगा, और जो ईयर होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। लेकिन हिस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा, इन हिस्ट्री वी नोटिस डेट डिकेड सेंचुरीज 273 बीसी और एडी 711। हिस्ट्री में आपने देखा होगा ईयर ऐसे लिखे जाते हैं, 273 बीसी आगे लगा होता है, एडी 11। तो ये बीसी और एडी क्या है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल अगर आपसे कोई डेट पूछता है तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 15 अगस्त, 15 अप्रैल 2015, आप डेट मंथ और ईयर बता देते हैं। लेकिन हिस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह पे लिखा होता है 273 बीसी, एडी 711। तो ये बीसी और एडी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दीज डेट्स आर ईयर आर काउंटेड फ्रॉम एज्यूम डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जीसस क्राइस्ट जो थे, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी उससे एज्यूम करके एक टाइम पीरियड बनाया गया, एडी और बीसी। तो ये वहां से चलता है, एडी और बीसी का चक्कर। तो बात करते हैं बीसी क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर एक्सप्रेस इन बीसी। दे आर काउंटेड बैकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल 273 बीसी, इट मीन्स 273 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब जीसस क्राइस्ट हमारे पैदा हुए थे उनसे पहले का जो भी वक्त था उसको हम लोग बीसी में कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 273 बीसी, तो इसका मतलब क्या है, 273 साल पहले। 273 बीसी का मतलब है 273 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ है। मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ आपका 2010 में। तो अब उससे जो पहले का जो भी टाइम पीरियड है वो आपका किस में कैलकुलेट होगा, बीसी में कैलकुलेट होगा। तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले जो भी टाइम पीरियड चलेगा उसको हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, बीसी में। बीसी स्टैंड बिफोर कॉमन एरा। बीसीई इज ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ बीसी, बट सिंस क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट ऑफ द कंट्री वी यूज बीसी। तो बीसीई को भी बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा बेसिकली बीसी को ही बोला जाता है, लेकिन अब जगह जगह बीसी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए ग्राफ इन्हीं ने बनाया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एडी क्या है, एडी स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी, दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। सी इज ऑल्सो इन प्लेस ऑफ एडी, इट स्टैंड फॉर कॉमन एरा। तो अब क्या था, बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी। तो एडी क्या हो गया, ऑल डेट्स और ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस इन एडी। बर्थ के बाद जितना भी टाइम पीरियड आएगा उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे, एडी में। तो बर्थ से पहले आपका बीसी, बर्थ के बाद आपका एडी। These year are counted forward. For example, 2011 can also be written as AD 2011. That is 2000 year after the birth of Jesus Christ. अब क्या होता है, ये जो वक्त टाइम पीरियड होता है ये टाइम पीरियड आपका आगे की तरफ चलता है। मतलब
फॉरवर्ड होता है। अब मान लेते हैं 2011 2011 की हम बात करें, 2011 को आप एडी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 2011 एडी, यानी उनकी बर्थ के बाद 2011 साल हो चुके हैं, बर्थ के बाद 2011 साल हो चुके हैं। तो बिफोर बर्थ जो चलता है वो उल्टा टाइम पीरियड होता है, और आपका जो आफ्टर बर्थ जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडी। तो टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स दैट आर बोथ इन बीसी और एडी, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर डेट फ्रॉम द बिगन वन। अब अगर दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है तो एडी या बीसी के बीच में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया है, बीसी आपका बैकवर्ड चलता है, 0,1000 2000 3000 4000 बीसी, और ये आपका जो एडी होता है 0 1 2000, ये आपका फॉरवर्ड चलता है। तो ये ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली बीसी का मतलब क्या है और एडी का मतलब क्या है। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो भी टाइम पीरियड होता है वो बीसी में काउंट होता है, आफ्टर द बर्थ जो भी टाइम पीरियड होगा वो आपका एडी में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम डिफरेंस बिटवीन 2000 बीसी एंड 500 बीसी क्या होगा। 2000 बीसी में से आप 500 बीसी को माइनस कर देंगे तो 1500 ईयर आएगा। तो यही ये आपका क्या है, 2000 बीसी और 500 बीसी के बीच का डिफरेंस, दोनों को माइनस कर दिया, 1500 साल का डिफरेंस आया। सेम केस चलता है आपका एडी में। अब एडी में अगर आपको करना है to calculate the time difference between two days where one in BC and other in AD, तो we add the 2 days and subtract 1 to adjust the zero। अब क्या करना है, दो डेट ऐसी हैं, एक बीसी में है और एक एडी में है, और आपको दोनों का टाइम पीरियड का डिफरेंस निकालना, मतलब एक बीसी में चल रहा है कैलेंडर आपका, एक आपकी डेट एडी में चल रही है, उन दोनों के लिए हम क्या करते हैं वो यहाँ पे अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए क्या होता है। For calculating the time difference between BC 500 और AD 1500, we first add, पहले दोनों को ऐड करेंगे, 500 और 1500 को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2000 आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट वन, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1999। तो ये एक एडी और बीसी के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों को ऐड करते हैं और उसमें से वन को माइनस कर देते हैं। बीपी क्या है, सम टाइम बीपी डेट इज बिफोर प्रेजेंट इज ऑल्सो डिनोटेड टू द पास्ट इवेंट। बीपी भी पास्ट इवेंट को ही डिनोट करता है। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। फॉर कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी वी एज्यूम दैट 2000 एडी एज द प्रेजेंट एज। तो अब अपनी कन्वीनियंस के लिए और पढ़ाई जो भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं जो डेट्स जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग 2000 एडी को प्रेजेंट एज मानते हैं। In India, we began to use this term about 200 years ago with the influence of the British. Earlier, we calculate the dates according to the Vikram Samvat. इंडिया में हम लोग जब से ब्रिटिश इंडिया में आए तब से हम लोग डेट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहले इंडिया में विक्रम संवात जो कैलेंडर चलता था इंडियन, उससे हम लोग डेट्स को कैलकुलेट करते थे। Geographical framework. The history of a place is influenced greatly by its geography. The geographical factor determine the development of the particular area. The area where environment is favorable are densely populated. अब किसी भी जगह की हिस्ट्री उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है, वहाँ का जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है उस पर डिपेंड करती है। एरिया वहाँ पे जैसा होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल, अब ऐसा एरिया है जहाँ पे हरियाली है, रहने के लिए आपके पास सारे साधन है तो लोग वहां पर रहेंगे। रेगिस्तानी एरिया जो होता है जहाँ पे पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो लोग वहां नहीं रहेंगे, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होता है। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो होते हैं जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं रहने के लिए। Their culture is also affected by outside influences or foreign traveler. On the other hand, a place with unfavorable environment are sparsely populated. अभी मैंने बताया कि जहाँ पे unfavorable condition होगा तो वो जगह पे इतने लोग populated नहीं होंगे। जहाँ पे favorable condition होगी, environment favorable कहने का मतलब ये है ऐसी conditions जहाँ पे लोगों को रह सकें आराम से, तो वहीं पे लोग बसने की कोशिश करते हैं। The culture that develop here is not affected by outside influencer.
अब यहाँ पे जो कल्चर होता है ये बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस ही नहीं बनती हैं। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो बाहर से अगर कोई आता है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वो आके वहाँ पे बसेंगे तो वो अपना कल्चर फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे दो देख के लोग उनके कल्चर को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उनका कल्चर को वो अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बाहर के इन्फ्लुएंस का। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज लार्जली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। अब इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करेंगे, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो इंडिया की हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके जोग्राफिकल कंडीशंस का, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इंडियन हिस्ट्री पे। On the basis of analysis of the geographical frameworks of subcontinent, we can easily understand that early people lived mainly in the following places. अब हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि जो पहले के लोग थे वो कहाँ कहाँ रहते थे। तो ये आपके सामने वेयर डिड पीपल लिव। तो जो भी एनालिसिस करा गया है इंडिया का, ज्योग्राफिकल एनालिसिस किया गया, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करिए। तो सबसे पहला क्या था, बैंक ऑफ नर्मदा। यहाँ पे एक और कॉलम दिया गया है आपको, डू यू नो का। व्हाट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, पहले इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। जो साउथ एशिया होता है आपका, उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अभी की प्रेजेंट कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो इतनी कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, इट इज वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सी, हिल एंड माउंटेन। इसको क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट से छोटा होता है ये, लेकिन इट इज वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और बहुत बड़ा, कॉन्टिनेंट से छोटा होता है लेकिन ये बड़ा एरिया कवर करता है, हिल्स और माउंटेन से सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ एशिया से, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। क्यों कहा जाता है उसको सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका मिलके इसको बनाते हैं साउथ एशिया को। साउथ एशिया कॉन्टिनेंट से छोटा होता है लेकिन इतना बड़ा है कि वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं एशियन सीज से। एशिया एशिया बाय सी, हिल्स एंड माउंटेन, मतलब हिल्स और माउंटेन से एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। इतने बड़े हैं, और इतने भी बड़े नहीं है कि कॉन्टिनेंट के बराबर हो जाए, कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, लेकिन अच्छा खासा एरिया वो कवर करते हैं, इसलिए उनको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ नर्मदा। लोग कहाँ कहाँ पे लोग आके बसे इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ नर्मदा। The area traces the habitat of the earliest people of the subcontinent for the several thousand years. People live along the bank of the river Narmada. They were skilled gatherers, that is gatherers of food. They collected roots, fruits and many other। अब क्या था कि लोग पहले जमाने में, लोगों ने जब बसना चालू करा, सबसे पहले उन्होंने नदी के किनारे पे बसने की शुरुआत करी। तो सबसे पहले बैंक, जो नदी का किनारा था रिवर नर्मदा, उस पे बसने की कोशिश करी। तो अब उनको देवर स्किल गैदरर्स क्या बोला जा रहा है, कि वो खाने को जमा करते थे, फूड को जमा करते थे, फल, खाने पीने की चीजों को जमा करते थे, इसलिए उनको कलेक्टर और गैदरर्स बोला जा रहा है। दे The vast wealth of plants scattered around surrounding forest areas are well known to। They also hunted animal। अब क्या था कि वो रिवर, नदी, नदी के किनारे सबसे पहले लोगों ने बसना चालू करा। सबसे पहले लोग बसे रिवर नर्मदा के किनारे, वहां पे वो बसे। वहां पे उन्होंने खाना जमा करने की कोशिश करी, खाने को जमा करा। उसके बाद उन्हीं ने वहां पे भाई जानवरों का शिकार करा, उससे उन्होंने खाना बनाया, उनके स्किन उतार के कपड़े बनाए गए। तो ये धीरे धीरे भी हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत यहाँ से हुई। द एरिया अलोंग द सुलेमान एंड द किरथार हिल, दीज एरिया आर लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये बात करते हैं सुलेमान और किरथार हिल की। दीज एरियाज आर लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। किसके, सब कॉन्टिनेंट के। सब कॉन्टिनेंट की अभी हम लोगों ने बात करी। हियर आर सम ऑफ द रीजन वेयर
where people first started growing crops like wheats, barley and around 8,000 year ago. ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने अनाज उगाया 8,000 साल पहले। गेहूं, बार्ली वगैरह को यहीं पे सबसे पहले उगाया उगाया गया। कुछ ऐसे जगहों में आते हैं ये एरिया। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रेनिंग एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स, कैटल। और यहीं पे लोगों ने क्या क्या शुरू करा, भेड़ बकरी पालने का भी सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ। दे लिव्ड इन विलेजेस, और वो लोग छोटे छोटे गांवों में रहा रहा करते थे। यहाँ पे एक इमेज दी गई है आपको किरथार हिल की। तो ये आपको कुछ किरथार हिल ऐसा दिखता है प्रेजेंट में। फिजिकल मैप दिया गया है सब कॉन्टिनेंट का। सब कॉन्टिनेंट की अभी हमने बात करी है, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है। इस सब कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है पूरा। हिमालय रीजन इसमें दिखाया गया है। ये आपका किरथार इधर दिखाया गया है। और ये आपका सुलेमान। तो ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है पूरा टोटल। The area along the Vindhyas and Garhwal. These were some of the area where agriculture developed. The north of the Vindhyas was the place where rice was first grown. अब ये जो एरिया है विंध्यास और गैरो हिल्स, ये कुछ ऐसे एरियोज में आता है जहाँ पे खेती बाड़ी स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो चावल को उगाया गया वो कहाँ पे उगाया गया, इन्हीं एरियाज में उगाया गया, विंध्यास और गैरो हिल्स के पास। The bank of the river Indus and its tributaries. Some of the earliest cities flourished on the bank of this river around 4700 years ago. अब रिवर इंडस जो थी या उसकी जो भी शाखाएं निकलती थी उस नदी के किनारे लोगों ने बसना चालू करा। तो लोग यहाँ पे आके शहर बसाने लगे। लगभग 4700 साल पहले की बात है ये। द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ऐसे ही अभी मैंने पहले ही बताया लोगों ने सबसे पहले कहाँ बसना चालू करा था। नदी के किनारे से लोगों ने अपना बसना चालू करा सबसे पहले। तो ऐसे ही अभी रिवर इंडस की बात हुई, नर्मदा की बात हुई और अब रिवर गंगा की बात हो रही है। 2500 साल पहले लोगों ने वहां पे शहर बसाना चालू करे गंगा नदी के किनारे। इन एशियन टाइम देयर वाज अ लार्ज एंड पावरफुल किंगडम नेम मगधा। यहाँ पे आपका पुराने जमाने में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, मगध। तो इट वॉज सिचुएटेड टू साउथ ऑफ द रिवर गंगा, और रिवर गंगा के साउथ में ही ये पूरा साम्राज्य था, पूरा किंगडम था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, एंड किंगडम वर आल्सो सेट अप इनटू द पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, और इस साम्राज्य के जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नदी किनारे थे, गंगा नदी के किनारे, वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे उनका किंगडम था, उनका साम्राज्य था। इसके बाद करते हैं व्हाई डिड पीपल ट्रैवल। The hill and the mountain, desert, river, seed made the journey of the ancient people dangerous at times. Yet people in the past travel from one part of the continent to the other. अब क्या था कि पहाड़, झरने, रेगिस्तान, नदियां जो थी ये लोगों के रास्ते को कठिन बनाती थी। भाई जर्नी करना पहले जमाने में आसान नहीं होता था, जर्नी करना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो क्यों जाते थे ये जानने की कोशिश करते हैं। पहाड़ को क्रॉस करते थे, नदियों को क्रॉस करते थे, पहाड़ चढ़ते थे, नदियों को क्रॉस करते थे, रेगिस्तानों को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो उनके लिए बहुत खतरनाक होता था, लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्यों? तो रीजन फॉर द मूवमेंट, दे ट्रैवल फॉर द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले फॉर लिवलीहुड, पीपुल ट्रैवल टू द डिफरेंट प्लेस इन सर्च फॉर लिवलीहुड। रहने की जगह ढूंढने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट मिले, नेबर्स मिले, लोगों के साथ रहें उठे बैठे। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, अब क्या होता है कि नदी के किनारे अगर आप रह रहे हैं या रिवर नदी के किनारे आप रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा खतरा क्या है, बाढ़ आने का। तो उस नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी उन लोग नदी के किनारों को छोड़ के उससे दूर जाते थे। टू कैप्चर लैंड, एट टाइम मैन मार्च इन ग्रुप आर्मी टू कंकर। अब क्या करते थे कि अब जगह पे कब्जा करने के भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पहले बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, अब लोग पूरी पूरी आर्मी लेके जाते थे, ये जगह पे कब्जा कर लिया, ये जगह पे कब्जा कर लिया। तो जो भी जंगें होती थी वो जगह ही के लिए तो होती थी, पूरा पूरा साम्राज्य अपना हो जाता था। जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रेड करने के लिए जाते थे, अब कुछ सामान बेचना है खरीदना है तो उसके लिए जाते थे। मर्चेंट ऑल्सो मेड देयर ट्रिप्स कैरिंग वेरिएबल गुड्स इन कारवान और शिप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टू प्रीच, अब जो रिलीजियस लोग होते थे, जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, वो लोग भी ट्रैवल करते थे एक विलेज से दूसरे विलेज के लिए, कि
एंड स्टॉप ऑन द वे टू गाइड एंड एडवाइस पीपल। लोगों को सही राह दिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को समझाते थे, रिलीजियस की बातें करने भी लोग जाया करते थे। फॉर एडवेंचर, और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ एडवेंचर के लिए जाया करते थे। दे वांटेड टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड एक्साइटेड प्लेसेस। सम पीपल इवन क्रॉस द सीज एंड स्केल द माउंटेन, केम टू इंडिया एंड सेटल हियर। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, अपने इंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट या एडवेंचर के लिए जाया करते थे, नदी क्रॉस करके आ जाते थे एक से। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो इंडिया आ गए और इंडिया में ही सेटल हो गए। इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, अब इस मूवमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब लोगों ने जाना शुरू करा, the people shared their ideas among different people in new region that enrich our cultural tradition। अब एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, उनका रहन सहन का तरीका दूसरा था, जहाँ पे वो गए उनका रहन सहन दूसरा था, उनके दिमाग में कुछ और आइडियाज थे, उन्हीं ने अपने आइडियाज को अदल बदल करा, शेयर करा, जिससे क्या हुआ कि कल्चर और ज्यादा बढ़ा, फ्लरिश हुआ और इनरिच्ड हुआ। Over a period of several hundred years, people have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking। अब क्या है, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो नई नई चीजें लोगों, एक दूसरे से लोगों ने सीखी। खाना बनाना सीखा, म्यूजिक कंपोज करना सीखा, पत्थर तराशने सीखे। तो ये सब चीजें लोगों ने सीखी। एक क्यों सीखी? जब एक आदमी जिसको कुछ आता था वो एक जगह से दूसरी जगह पे आया, तो फिर उसने उनको वो चीजें सिखाई। ऐसे ये लोग फिर दूसरी जगह गए तो उनको दूसरी चीजें सीखी। तो मूवमेंट से ये फायदा हुआ एक जगह से दूसरी जगह। अब बात करते हैं, हाउ वाज द कंट्री नेम इंडिया एंड भारत। अब इस कंट्री का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा? The name of the land. About 25 years ago, the Iranian and the Greek came here through the northwest। 2500 साल पहले ईरानियन और ईरान से और ग्रीक से लोग आए, ग्रीक्स यहाँ पे आए नॉर्थ वेस्ट से। दे वर फैमिलियर विद द रिवर इंडस, वो रिवर इंडस से फैमिलियर थे, जो हमारी नदी थी इंडस उससे वो फैमिलियर थे। दे कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस। ये वो उसको हिंदोस और इंडोस बोलते थे उस नदी को, इंडस रिवर को। द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब उस नदी के किनारे ईस्ट पे जो लैंड था, जो रिवर इंडस थी उसके ईस्ट साइड पे जो लैंड था उसको बोला जाता था इंडिया। थस द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द रिवर इंडस, जो इंडस से ही ये वर्ड निकला। अब भारत कैसे निकला? भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। और भारत उन लोगों के लिए था जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उन लोगों को भारत बोला जाता था। They were mentioned in the Rigveda, the earlier composition about 3500 साल पहले। मतलब है ये कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है ऋग्वेदा में, संस्कृत में 3500 साल पहले। दिस नेम वॉज यूज फॉर द होल कंट्री। लेटर यही नाम पूरी कंट्री के लिए इस्तेमाल होता था, भारत। हिंदू, द वर्ड हिंदू और कहाँ से आया अब इसकी बात करते हैं। द वर्ड हिंदू ऑल्सो कम फ्रॉम द इंडस। द रिवर इंडस was called Sindhu in Sanskrit. The Iranian and the Greek also called it Hindus। तो जो रिवर इंडस थी उसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता था। तो ईरानियन और ग्रीक इस नदी को क्या बोलते थे? हिंदूस। तो हिंदू वर्ड भी यहाँ से निकला। तो भारत, इंडिया और हिंदू कहाँ से निकला आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ से निकला? जो रिवर इंडस थी उसी से ही निकला है आपका इंडिया और हिंदू वर्ड। और आपका जो भारत है ये ऋग्वेदा में बहुत टाइम पहले, 3500 साल पहले ही, जो लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इस जगह पर रहते थे उनको बोला जाता था आपका भारत। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? यहाँ पे एक और डिड यू नो आ गया है, इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। क्या करते हैं वो? जो पुरानी बिल्डिंग होती है, जर्जर गिर गई होती हैं, उनका जो मलबा होता है उस पर स्टडी करते हैं। कौन कौन से पुराने जमाने के पत्थर और पेंटिंग्स जो मिलते हैं उस पर स्टडी करते हैं। They also explore and excavate to find tools, pots, pan, weapons, ornaments and coin। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चीजों को ढूंढते हैं, पुराने जमाने के टूल्स ढूंढते हैं, पुराने जमाने के पान, वेपन, हथियार जो भी है वो मिल जाते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कॉइन्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑर्नामेंट्स को ढूंढते हैं, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। पुराने जमाने के लोग क्या खाते थे उसके बारे में ढूंढते हैं। दे लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, फिश एंड बर्ड्स।
तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? पुरानी जो बिल्डिंग्स थी उनके जो भी मलबा है उसके बारे में स्टडी करना, पता लगाना पुराने ज़माने के लोग क्या खाते थे, कैसी पुराने ज़माने की हड्डियां होती थी जानवरों की, मछलियां कैसे होती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये काम होता है बेसिकली। फाइंडिंग आउट अबाउट द past. The various archaeological sources can be categorized as, अब आर्कियोलॉजिस्ट किन किन चीजों से पास्ट के बारे में पता लगाते हैं उसकी हम बात करते हैं कि ये सब जो चीजें अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमने कैसे पढ़ा। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करी, फिर वो स्टडी हम लोग के सामने आ रही है तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहला तो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स होती हैं जो गिर गई होती हैं या कुछ बची होती हैं, ये उन पे जाके स्टडी करते हैं। टूटी फूटी बिल्डिंग्स होती हैं या पुराने ज़माने की बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन पे जाके स्टडी करते हैं। एनी स्ट्रक्चर बिल्डिंग और साइट दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड इज नॉट लेस देन 100 ईयर ओल्ड इज एन एंशियंट मॉन्यूमेंट। ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो 100 साल से ज्यादा, मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी है, इज नॉट लेस देन 100 ईयर ओल्ड, मतलब 100 साल से कम है। 100 साल से मतलब बेसिकली ये कहना है कि 100 साल के ऊपर ही है, 100 साल से कम नहीं है पुरानी बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग जो 100 साल से कम का, मतलब यहाँ पे जो लिखा है नहीं, नॉट लेस देन 100 ईयर, मतलब 100 साल से कम नहीं होना चाहिए पुरानी बिल्डिंग। मतलब 100 हो या 100 के ऊपर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एंशियंट मॉन्यूमेंट, मतलब पुराने जमाने की बिल्डिंग है वो। It may either be buried under, as in case of Harappa and Mohenjo-daro, or it may be standing like the Red Fort in Delhi. अब हो सकता है वो जमीन के अंदर पूरी ढसी हो वो बिल्डिंग, या वो सामने रोड पे खड़ी हो, जैसे आपका लाल किला है दिल्ली में, ये आप देख रहे हैं, ये पुराने जमाने की बिल्डिंग है। ऐसे हड़प्पा मोहनजोदारो जो शहर था वो पूरा जमीन के नीचे दफन था। तो खुदाई में पता चला था लोगों को कि इसके अंदर इतनी इतनी चीजें हैं। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया दिल्ली में, ये सब मॉन्यूमेंट आपको दिख रही हैं, ये आपके सामने है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो जमीन के नीचे था। तो बात यह है कि बिल्डिंग 100 साल या 100 साल, 100 या 100 साल से पुरानी होनी चाहिए, और वो चाहे जमीन के नीचे दफन हो चाहे जमीन के ऊपर हो। They provide useful information about the development of art and architecture, as well as the social and economic life of the people of all time where they were constructed. ये बिल्डिंग बहुत कुछ बताती हैं उस जमाने के लोगों के बारे में, जो लोग उस जमाने में रहते थे। तो बिल्डिंग से आर्कियोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग क्या करते थे, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, और ये बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया होगा। तो इस बिल्डिंग से ही आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा लेते हैं, पुराने ज़माने की बिल्डिंग से, कि उस ज़माने के लोग कैसे रहे होंगे और उनका खान पान या रहन सहन कैसा होगा। तो एक सांची स्टूपा मध्य प्रदेश में एक ये आर्कियोलॉजिस्ट बिल्डिंग है पुरानी एंशियंट ज़माने की, इसका फोटो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मॉन्यूमेंट्स से पता लगाते हैं, किससे पता लगाते हैं? और कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज नुमिस्मेटिक्स। जो कॉइन्स के बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स। Coin tell us about the king, the extent of their empire, date, language that were in use, trade, art, religion, literally skill of a particular time. Coins हम आपको क्या क्या बताते हैं? Coins हमको बताते हैं राजा के बारे में, किस राजा के शासन में वो कॉइन चल रहा था, किसका अंपायर था उस जमाने में जब वो कॉइन चलता था, किस डेट का वो कॉइन था, कौन सी लैंग्वेज में वो कॉइन था, कौन से ट्रेड में उसको यूज किया जाता था, उस पर कौन सी नक्काशी आर्ट थी, और कितना इन लोगों का लिटरेसी स्किल था कि इन लोगों ने इस कॉइन को इस हद तक बना लिया। तो कितने पढ़े लिखे भी थे ये लोग, कितना लिटरेट थे। तो ये सब आपको कॉइन बताते हैं। द कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता shows that he was a efficient वीना प्लेयर। अब फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्ता का जो कॉइन था, जो राजा था हमारा, उसका समुद्रगुप्ता का जो कॉइन था वो ये बताता था कि वो एक बहुत एफिशिएंट वीना प्लेयर था। ये कॉइन को देखने से लगता है। ठीक है, क्यों क्यों उन्होंने ऐसा सोचा आर्कियोलॉजिस्ट ने? जो कॉइन पे जो आपकी आर्ट बनी हुई है इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस जमाने में ये कॉइन ये दर्शा रहा है कि ये जो राजा था एक तो वीना प्लेयर था वो एक। अदर ऑब्जेक्ट, ये तो कॉइन की बात हो गई। अब और कौन से ऑब्जेक्ट से आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं?
The archaeologists found out, explore, and unearth tools, weapons, pots, pan, ornaments by digging under the surface of the earth. अब ये तो हो गया मॉन्यूमेंट की बात हो गई, कॉइन की बात हो गई। अब इसके अलावा वो क्या करते हैं, जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, उनको हथियार मिलते हैं पुराने जमाने के, टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं, घड़े मिल जाते हैं, पैंस मिल जाते हैं, ज्वेलरी आइटम्स मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें से भी वो पता लगाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट वे बी मेड ऑफ स्टोन, बोन, बेक्ड, क्ले और मेटल। अब ये जो ऑर्नामेंट्स हैं या पॉट्स हैं, ये किस किस से बने हो सकते हैं? ये आपके पत्थर के बने हो सकते हैं, हड्डी के बने हो सकते हैं, मट्टी से बने हो सकते हैं, क्ले, और मेटल के भी बने हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ द एनिमल फिश बट टू डिटरमाइन द फूड ऑफ द अर्ली मैन। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, मछलियां, चिड़ियां, ये सब अर्ली लोगों के खाने हो सकते थे या हैं। तो ये इनको भी आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये पुराने जमाने के लोग जो अर्ली मैन्स थे, वो लोग ये सब भी खाया करते थे। The plant remains such as seed of the grain or the wood are rarely available. तो जो प्लांट या सीड्स जो होते थे उस जमाने में, वो सब बहुत कम थे। उस जमाने में इतना एग्रीकल्चर नहीं था, तो बहुत ही कम तादाद में मिलते थे, रेयरली मिलते थे ये सब। लकड़ी हो गई और आपका ग्रेन्स हो गए, मतलब ये अनाज वगैरह, तो उस जमाने में बहुत कम मिलता था। दे वर मोस्टली फाउंड इन द चैट फॉर्म। चैड मतलब क्या है, पिसा हुआ या सड़ गया है, उसमें ही मिलेगी आपको जो लकड़ी पुराने जमाने की जो मिलेगी। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर करके निकालेंगे, तो वो सही फॉर्म में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेटल या पत्थर है, तो पत्थर या मेटल आपको मिल जाएगा। मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट से भी पता लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये एक सेकेंडरी सोर्स है आपकी लिटरेसी। इससे ये पता लगा सकते थे कि पुराने जमाने के लोग कितना पढ़े थे, कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ाई करते थे। द बुक्स वर रिटन बाय द हैंड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। अब जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी, मशीनें तो होती नहीं थी उस जमाने में, ना प्रिंटिंग प्रेस होते थे, ना प्रिंटर होते थे। तो हाथ से जो लिखी जाती थी उनको बोला जाता मैन्युस्क्रिप्ट। इस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मनु, मीनिंग हैंड। Usually two types of material was used for writing manuscript, palm leaves and a specially prepared bark of a tree. अब दो, उस जमाने में दो, जनरली दो तरह का मटेरियल यूज होता था किताबें लिखने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। पाम लीफ, पाम का जो पत्ता होता है वो, और पेड़ की जो छाल होती है, द बार्क ऑफ द ट्री, नोन एज द बिट्स दैट ग्रो इन द हिमालय। दीज मैन्युस्क्रिप्ट आर इन द फॉर्म ऑफ एपिक्स, पोएम्स एंड प्ले। और ये जो किताबें होती थी, ये किसके फॉर्म में होती थी? आपकी कथा कोई लिखी हुई है, कोई ग्रंथ है, पोयम है, या आपका कोई प्ले लिखा हुआ है। दे वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एंड तमिल। संस्कृत और प्राकृत और तमिल में लिखी होती थी। Although many manuscripts have been destroyed by the insect, some of them are still preserved in temple and monasteries. अब बहुत सी ऐसी चीजें, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, तो कीड़ों ने खा ली, क्योंकि पत्तों से लिखी जाती थी। तो उस जमाने में, और कुछ अभी भी ऐसी हैं जो प्रिजर्व करके रखी गई हैं। They give us the information and the lives of the king, religious beliefs, practice, science and medicine. ये मनुस्क्रिप्ट हमको क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, उस जमाने के जो राजा होते थे उनकी जिंदगी कैसी होती थी, क्या रिलीजियस बिलीफ था उनका, क्या रिलीजन कैसे फॉलो करते थे वो, रिलीजन को कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, रिलीजन, साइंस, मेडिसिन, दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसे जिंदगी जी रहे थे, ये मैन्युस्क्रिप्ट हमको बताती हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट इन्हीं से ही पता लगाता है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दीज आर द राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, एग्जाम्पल स्टोन, मेटल, और कैन बी ऑन द पेपर ऑल्सो, एनीथिंग कैन बी इंस्क्राइब्ड। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है कि दीवार पे लिख दिया, पत्थर पे लिख दिया। तो ये हार्ड सरफेस पे राइटिंग क्या होती है, ये आपकी इंस्क्रिप्ट कहलाती है। एनीथिंग कैन बी इंस्क्रिप्ट, ये आपका इंस्क्रिप्शन कहलाता है। दे जनरली कन्वे द किंग्स ऑर्डर, देयर डीड्स, देयर प्रीचिंग, प्रीचिंग। ये जो होती थी पत्थर पे या कहीं भी दीवार पे या पेपर पे लिख दिया, पत्थर पे लिख दिया, मेटल पे लिख दिया, तो ये जो जनरली होती थी, ये राजा का आदेश लेके जब जाते थे, तो जनरली ये राजा के आदेश होते थे, या कोई एग्रीमेंट हुआ या कोई डीड हुआ तो वो हुआ, या कोई प्रीचिंग्स हुई उनकी तो वो होती थी। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका किंग ऑफन केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल एज इंस्क्रिप्शन। अब जो अशोका था, उसके जो इंस्क्रिप्शन थे, वो बेसिकली क्या करते थे, वो रिकॉर्ड रखते थे, उसने आज तक कितनी जंगें जीती, तो वो उसको इंस्क्रिप्ट करके रखता था अपने पास।
सन इंस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑलरेडी मैन एंड वुमेन। कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे होते थे जो रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, मतलब हमारे राज्य में कितनी औरतें हैं और कितने लोग हैं, मतलब कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं हमारे राज्य में, इसका रिकॉर्ड रखते थे। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी। Decipherment is the process of reading and understanding the script used in inscription। और उन इंस्क्रिप्शन में जो लिखावट होती है, क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है, उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिफरमेंट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ साइंस और लेटर। अब वो कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी साइंस और लेटर हो सकता है, उसको समझना, उसको समझने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। अब जैसे ये फोटो में आप देख सकते होंगे, इमेज में एक एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ये क्या लिखा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हम लोगों को, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा, इसको समझने की कोशिश करी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरमेंट। और इस पूरे के पूरे स्क्रिप्शन को पढ़ने को बोलते हैं एपिग्राफी। One past or many. The past was different for different people. For example, the lives of king were different from those of farmer. अब क्या होता है, हर आदमी का पास्ट अलग होता है। राजा का पास्ट अलग होगा, किसान का पास्ट अलग होगा। फार्मर लेड वेरी हार्ड लाइफ वेयर किंग लेव द लेविश लाइफ। जो भाई जो किसान है वो बड़ी मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा अपने जीवन जीने के लिए, लेकिन जो राजा होते हैं बेहतरीन लाइफ जीते हैं, लेविश लाइफ जीते हैं। किंग ऑफन केप रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज इन बैटल। जो किंग होते हैं वो हमेशा रिकॉर्ड रखते हैं अपनी जीत का, जब जंगों में जो जीतते हैं वो। दे गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब ऑन स्टोन एंड मेटल। अभी मैंने बताया वो अपने ऑर्डर क्या करते हैं, पत्थर पे इंस्क्राइब करा लेते हैं, या लोहे पे, या लोहा जो भी मेटल चलता होगा उस जमाने में। वी नो मच अबाउट किंग इन कॉन्स्टेंट ऑलरेडी पीपुल लाइक फार्मर हंटर। अब ऑर्डनरी पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, भेड़े चढ़ाना, फल तोड़ना, फ्रूट्स इकट्ठा करना, यही सब उनका मेन था, काम होता था, इसी से वो कमाते थे। देवर अनअवेयर ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। अब वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो रखते नहीं थे कि हम लिखेंगे दीवार पे या इंस्क्राइब कर लेंगे कोई चीज, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग दिन में मेहनत करी, खाना खाया, सो गए, अब कहाँ से खाया, भेड़ इकट्ठा करे, पेड़ से तोड़े, अनाज उगाया, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे वो, तो वो कोई चीज इंस्क्राइब नहीं करते थे। Moreover, as is true even today, people forward different plastic and different cultures in a different part of the country। और आज के दौर में भी अलग अलग जगह पे, हिंदुस्तान की कंट्री के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग कल्चर फॉलो होता है। लोग अलग अलग तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं आज के दौर में भी। तो आई होप सो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अभी मैंने बस हिस्ट्री स्टार्ट करी, छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन है। आर्कियोलॉजी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ द आर्टिफैक्ट। अभी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, यही करता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। वो क्या करता है, मॉन्यूमेंट खुदाई करके जो सामान निकला उसके बारे में पढ़ाई, उस पर एनालिसिस करना, फिजिकल रिमेन्स जो बचे उस पर एनालिसिस करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये होता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता करना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी। हिस्टोरियन क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन क्या होता है, जो अब आर्कियोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया, सारी चीजें निकाली, अब इसकी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो होते हैं हिस्टोरियन। हिस्टोरियन ने कुछ बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सारी चीजें इकट्ठा करी, फैक्ट इकट्ठा करे, इनके बारे में पढ़ा कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अब वो एक कहीं पे आया, अब उसको जो पढ़ाई करी, उस हिस्ट्री की पढ़ाई जो करी उससे रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। स्क्रिप्ट अभी बताया, साइन और लेटर जो भी लिखे होते हैं वो होती है स्क्रिप्ट। डेसी फर्मेंट, जो रीडिंग करना, स्क्रिप्ट को समझना, इसको जो सीखना, इसको बोलते हैं आपका डेसी फर्मेंट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी थिंग जो आपने पत्थर पे लिख दी या कहीं पे इंस्क्राइब कर दी सख्त चीज पे, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, एक बुक जो पुराने जमाने में पत्तों से लिखी जाती थी, पत्तों पे लिखी जाती थी, तो वो आपकी हो गई। पाम लीफ पे जनरली वो लिखी जाती थी, या पेड़ की लकड़ी पे लिख दी जाती थी, बार्क पे, पेड़ की जो छाल होती है उस पे लिख दी जाती थी, तो वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी। सोर्स क्या है, हिस्टोरियन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन। सोर्स, हिस्टोरियन इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या सोर्स है, किस सोर्स से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई। अब जैसे एक सोर्स हो गई हमारी मैन्युस्क्रिप्ट, अब हमने मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है पुराने ज़माने की चीज़ों को बताने का। जैसे कि हमको कोई पत्थर मिल गया खुदाई में, तो अब हमने उस स्पॉट पे चीजें इंफॉर्मेशन निकाली है अपना,
देखा कि अच्छा पहले जमाने के लोग ऐसी चीजें रखते, तो वो एक सोर्स हुआ जिसने हमको इन्फॉर्मेशन दी पुराने जमाने के लोगों की। कारावन क्या होता है? कारावन क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक ग्रुप होता है जो एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेडर्स जो होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, तो पहले जमाने में क्या होता था कि अकेले लोग ट्रैवल नहीं करते थे, एक ग्रुप में लोग जाते थे। तो उस ट्रैवलर का जो ट्रेडर्स का ग्रुप होता है जो एक साथ जाता है, उनको बोला जाता है कारवां। नुमिस्मेटिक, कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। 8000 ईयर अगो क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट सिटी डेवलप कहाँ हुई थी? रिवर इंडस में 4700 साल पहले पहली सिटी बनी थी, इंडस नदी के किनारे। 2500 साल पहले लार्ज किंगडम जो था गंगा के किनारे बना था, मगध जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया हुआ है जो अभी हम लोग पढ़ के हैं उसके बारे में, व्हाट वेयर हाउ एंड वन। अर्लियर सेटलमेंट ऑफ अर्ली मैन, स्किल फूड गैदरर थे वो, नदी किनारे सेटल हो गए थे। फर्स्ट क्रॉप क्या आई थी? लाइक वीट बार्ले वर ग्रोन अगॉन द एरिया ऑफ सुलेमान और किरतार। अभी मैंने बताया पहली जो क्रॉप सबसे पहले उगाई गई थी कहाँ पे हुई थी? इन एरियो के आसपास उगाई गई थी, सुलेमान और किरतार हिल पे। राइस कहाँ सबसे पहले उगाया गया था? विंध्यास में। अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ इंडस, सबसे पहले जमाने में जो बनी थी हिंदुस्तान में जो सिटीज बनी थी वो इंडस नदी के किनारे बनी थी। अर्लिएस्ट किंगडम, सबसे पहला किंगडम जो बना था कौन सा बना था? गंगा के किनारे बना था, मगध। पीपुल वाई मूव, एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए? लिवलीहुड के लिए। नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, बाढ़ आ जाती थी नदी के किनारे तो उससे बचने के लिए, सूखा पड़ गया कभी, इससे बचने के लिए। और ट्रेड करने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते थे, और ऑफर रिलीजियस, लोगों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बताने, जो रिलीजियस लोग होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सोर्सेज क्या है एंशियंट हिस्ट्री की? ओल्ड बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिस्ट्री। कॉइन्स जो होंगे पुराने जमाने के वो बताएंगे हिस्ट्री के बारे में आपको। टूल्स, ऑर्नामेंट, बोन्स, प्लांट रिमेन्स, जो चीजें पुराने जमाने की हमारे पास होंगी, हथियार उनके पास कौन कौन से थे, कौन कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, कौन से कॉइन्स थे उनके पास, ये सब चीजें हमको पुराने जमाने की मिलेंगी। तो ये उनके बारे में हमें बताएंगे कि कैसे लोग वो रहते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स एक सोर्स है, भी मैंने बताया पुराने ज़माने पत्तों पे और छाल पे लिखा जाता था। तो ये भी उस ज़माने के हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है, और इंस्क्रिप्शन भी उस ज़माने की हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हम हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बुक से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर होंगे तो वो हम लोग धीरे धीरे इस पे अपलोड करेंगे, आपको सारे चैप्टर इस पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।